तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 3125 का घातांकीय संकेतन है। तो दोस्तों यहाँ हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि आप 3125 के गुणनखंड काटेंगे और गुणनखंड काटने के बाद आपकी ये जितने की भी घात के रूप में आए, यानी जिस नंबर की जितनी घात आए उसको हमें यहाँ उत्तर के रूप में बताना है। तो हम अगर बात करें हमारे आंसर की, तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और फिर अगेन गुणा में 5, यानी 5 की घात 5 हमारा आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625 और उसमें अगेन 5 का हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 3125, यानी आपका 5 की पावर 5 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न को। किस संख्या का घन 64 है? तो दोस्तों घन का मतलब होता है घातांक का तृतीय रूप, यानी घातांक आपकी किसी भी संख्या पे अगर इस प्रकार 3 लगी हैं तो उसको हम कहते हैं घन। अब बात करें हमें यहाँ पे हमारे प्रश्न में पूछे गए घन की, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि 64 किस संख्या का घन होगा। तो दोस्तों 64 यहाँ पर आपका 4 का घन होता है। देखिए दोस्तों 4 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो 4 चौके 16 चौके 64 आता है हमारा, यानी जो 64 है हमारा वो 4 का घन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा जो आंसर सही है विकल्प दा सही है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे अगले सवाल 3 को। -5/9 का घन है। तो दोस्तों अगर हम -5/9 का घन निकालें यहाँ पर, यानी इसकी घात 3 निकालें तो आपका ऊपर 5 का घन आएगा 125 और माइनस का 3 बार गुणा माइनस हो जाएगा और 9 का घन आपका आएगा 729। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा जो यहाँ पे आंसर सही है वो आपका विकल्प दा सही है, -125/729। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न 5 को। यहाँ आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि 0.000008 का घनमूल है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो उत्तर सही है, बा विकल्प आपका सही है। देखिए दोस्तों इस संख्या को अगर हम आपस में 3 बार गुणा करें, यानी इसका अगर घन निकालें तो देखिए आपका कितना आएगा 0.02। ये आपको इसका घन निकालना हो तो देखिए हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया और 2 2 4 और 2 6 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी यहाँ हमें 5 जीरो अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा जो प्रश्न में दिया गया था उतना ही नंबर निकल के आया, यानी हमारा उत्तर सही है, बा विकल्प आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। 256/441 का वर्गमूल है। तो दोस्तों अगर हम वर्गमूल की बात करें तो 256 का वर्गमूल होता है 16 और 441 का वर्गमूल होता है 21, यानी आपका यहाँ पे 16/21 आंसर सही है, आपका विकल्प सा सही है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 0.09 का वर्गमूल है। तो यहाँ अगर हम 0.09 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये आपका आ विकल्प में लिखा हुआ है 0.3, ये हमारा उत्तर सही होगा। उत्तर को चेक करने के लिए हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 का वर्ग होता है 9 और आपका अगर इस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो दशमलव जो है वो 2 अंक बाद आएगा हमारे आंसर में, यानी आपका दशमलव आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा उत्तर करेक्ट है, विकल्प आ आपका सही है। अब देखते हैं अगले प्रश्न 8 को। 0.1 का वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों 0.1 का वर्ग आपका निकालने के लिए इसको हम 2 बार सिंपली गुणा करेंगे 0.1। अब 1 का गुणा 1 में तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हम उत्तर में दशमलव लगाएंगे, अपने प्रश्न में दशमलव जितने स्थानों के बाद कुल मिला के होगा उतने के बाद, यानी 1 यहाँ और 1 यहाँ, यानी 2 अंक बाद यहाँ पे हमारा दशमलव लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो आंसर सही होगा 0.01 सही होगा, जो कि आपका विकल्प सा में दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 0.3 का क्यूब निकालना है आपको। तो 3 का क्यूब होता है 27 और अगर हम इस संख्या को गुणा करते हैं तो इसमें आएगा आंसर में 3 अंक बाद दशमलव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 1 0 और लगा देंगे और ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका सा विकल्प करेक्ट है, यही आपका आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 11 को देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है उसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका जो उत्तर सही होगा वो आपका विकल्प दा सही होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उसमें आपसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है। यहाँ आपका दोस्तों जो उत्तर सही होगा वो आपका सा विकल्प सही होगा। ये दोनों ही प्रश्न किस प्रकार किए जाते हैं ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 13 को देखते हैं। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी?
तो दोस्तों 1 से 1000 तक आपकी पूर्ण घन संख्याएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं कैसे वो 10 होती हैं। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 1000 तक यानी आप देखेंगे तो 1 का आपका घन जो होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार हम देखें 2 का घन जो होता है वो आपका 8 होता है। ठीक है दोस्तों, और हम चलते चले आए अगर 10 तक, तो 10 का घन आपका होता है 1000। यानी अगर हम 1 से लेकर 1000 तक जाते हैं दोस्तों, हमें ये केवल देखिए दोस्तों इनका जो घनमूल होगा वो 1 से लेकर 10 तक ही होगा। यानी हमारी 10 संख्याएं ही पूर्ण घन संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो दोस्तों आपसे अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। अगले प्रश्न को देखें यहाँ पर 201 का स्क्वायर गुणा में 200 माइनस 200 का क्यूब, तो इसका हमें मान निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ से आप 200 को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर बचेगा 201 और माइनस में 200 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ 201 का स्क्वायर और ये 200 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये आपकी एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो दोनों को जोड़ के आपका आएगा 401 और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा के आएगा तो वो आएगा 1। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो उत्तर सही होगा वो इन दोनों का गुणा करने पर आएगा। तो हमारा उत्तर यहाँ देखिए दोस्तों बराबर लगा के मैं लिख रहा हूँ, निकल के आएगा 802। उसके बाद आपकी 200 वाली ये 20, ये हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको हल करके बता दिया है। यहाँ हमारा विकल्प बा करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, 15वें क्वेश्चन में अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे हम। पूछा जा रहा है भाज्य बराबर क्या होता है। तो दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न 17 को। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है, नई संख्या मूल संख्या की 3/4 गुनी हो जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस सवाल को करने की, तो बेसिक मेथड से इसमें बहुत समय लगेगा। हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, हम केवल 1-2 चीज़ें देखेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दोस्तों अगर आप इस कंडीशन की पहली कंडीशन की अगर आप बात करें, देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहली कंडीशन कौन सी है, कि यहाँ पे एक संख्या का इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का दोगुना है। दोस्तों अगर हम इसी कंडीशन की बात करें तो ये केवल आपके दा विकल्प में फिट बैठती है, यानी हमारा जो उत्तर है वो दा विकल्प है 63। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न 18 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में मीरा की माँ की आयु उसकी 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद मीरा की माँ की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको विकल्प में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप विकल्प से ही सॉल्व करें। देखते हैं हम इस कंडीशन को लगाकर, वर्तमान में मीरा की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। तो पहले तो हम यही कंडीशन अपने विकल्प में चेक करेंगे। मीरा की आयु और माँ की आयु में 4 गुने का अंतर देखेंगे, तो ये आपका सा विकल्प में दिख रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमारा उत्तर सा विकल्प ही होगा, लेकिन हम थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की माँ की आयु की तिगुनी रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें 5 वर्ष बाद की, तो मीरा की आयु 15 हो जाएगी, ये अभी 10 है, और मीरा की माँ की आयु 45 हो जाएगी। यानी देखिए दोस्तों 3 गुनी हो रही है, यानी हमारा विकल्प सा एकदम करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपकी 2 विधियों की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न 20 को। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तब नई भिन्न का मान 1/3 होता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे कि 1 घटाने पर दोनों यानी अंश और हर में से 1 घटाने पर कौन सी भिन्न आपकी यहाँ पे 1/5 रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें बात करें पहले विकल्प की, तो यहाँ पे 2/9 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें से 1 घटाते हैं दोस्तों अंश और हर में से दोनों में से, तो ये आपकी 1/8 रह जाएगी। इसको आप काट दीजिए। अब बात करते हैं अगले विकल्प की। अगर हम दोस्तों बा विकल्प में से घटाएं 1 अंश और हर दोनों में से, तो यहाँ पर हमारी भिन्न 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और ये आपका यहाँ पे 12 बचेगा, और ये आपका आया 1/6, यानी हमारा विकल्प बा भी गलत है। अगले विकल्प सा को चेक करते हैं।
4 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा और नीचे 1 घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा। तो ये आपका 3 एकम 3 और 3 चौके 12, आपका 1/4 रह रहा है। ये विकल्प भी आपका गलत है। आगे दा विकल्प को देखते हैं। 3 में से हम 1 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा और नीचे 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी हमारे दा विकल्प में अगर अंश और हर में से 1 घटा दें तो आपकी भिन्न जो है वो 1/5 रह जाएगी। ये उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 21 को। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। इन अंकों का आपको माध्यिका बताना है। तो दोस्तों हम इन पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम काउंट करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, जो कि आपकी यहाँ पे 10 है और 10 आपकी सम होती है। और माध्यिका के लिए जब सम पद दिए गए हों तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है n/2वां पद। ठीक है दोस्तों, और इसके प्लस में n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है दोस्तों, और इस टोटल के बटे में आपका 2 यहाँ आप मान रखेंगे तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 22 को। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो दोस्तों अगर हम चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो आपका ये संपूरक कोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया है 180 अंश होता है। ठीक है, अगले प्रश्न 24 को देखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपके 4 बिंदु वृत्त पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न 25 को देखते हैं। किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही है ये आपका बोडिंगटन ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 26 को। अंक विस्तार में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे प्रसार कहा जाता है। सबसे बड़े अंक से लेकर सबसे छोटे अंक तक को प्रसार कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न 27 को। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो आपका जो आंसर सही है उपरोक्त सभी सही है। ये सारे ही आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों ये आपका गुणों के आधार पर होता है, बात करें अगर हम गुणात्मक वर्गीकरण की। तो अगले प्रश्न 29 को देखें। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। तो दोस्तों मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपका यहाँ पर बा विकल्प में लिखा हुआ है m बराबर सिग्मा x/n, यही होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है निम्न संख्याओं का मध्यमान है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्मा x/n फॉर्मूला लगाने की, क्योंकि वही लगेगा मध्यमान के लिए। तो सिग्मा x का मतलब हुआ सभी पदों का योग, आप इनको ऐड कीजिए। ऐड करेंगे हम इनको तो दोस्तों हमारा आएगा 50, और 50 यहाँ पे बटे में हम लिखेंगे n मतलब पदों की संख्या, तो ये आपकी है 5। यहाँ हमारा देखिए दोस्तों उत्तर निकल के आएगा 10। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आवृत्ति विवरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह आपका बहुलकांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मध्यमान का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो दोस्तों मध्यमान का प्रयोग यहाँ पे जब मानक विचलन ज्ञात करना हो तब हम करते हैं मध्यमान का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों यह परिभाषा आपकी रॉस ने दी है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है। तो मध्यमान आपका उपयुक्त सभी कारणों से लाभकारी होता है। सरल विधि है और दोस्तों अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है और तुलनात्मक अध्ययन भी इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, यानी तुलना संभव है इसके माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों मध्यांक के द्वारा यहाँ पे आपका मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। बा विकल्प आपका सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 36 को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बहुलकांक अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बहुलकांक यहाँ पे अन्य सभी नामों से जाना जाता है। मोड, बहुलक और आपकी भूयिष्टिक, ये सभी ही यहाँ पे इसके नाम होते हैं। अगले प्रश्न 37 को देखते हैं दोस्तों। दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। तो दोस्तों हम इसको पढ़ चुके हैं, सिग्मा fx/n। अब देखिए दोस्तों सिग्मा fx मतलब आपका होता है जब फ्रीक्वेंसी आपको दी जाए, बारंबारता आपको दी जाए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है। तो दोस्तों मध्यमान की जो लघु विधि का सूत्र आपका होता है वो यहाँ पर ये होता है। ठीक है दोस्तों, पहले विकल्प वाला आपका सूत्र सही है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 39 की तरफ। अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ विकल्प सही है, m बराबर n+1/2 वाम पद। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, किसी संख्या के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आपके आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ बात करें आंकड़ों की माध्यिका की, तो दोस्तों ये आपके आंकड़े जो आयु वाले हैं वो आपको ऑलरेडी आरोही क्रम में दिए गए हैं। तो यहाँ पे माध्यिका आपकी होगी, देखिए दोस्तों जो मिडिल का नंबर होता है, बाकी बराबर में आप इधर संख्याएं छोड़ दें, जो मिडिल का नंबर बचता है वही आपकी माध्यिका होती है। और ऐसे भी ना निकाल पाए तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा n+1वां पद, ये आपका माध्यिका होगा। ठीक है, n यहाँ पे हो गया आपका पदों की संख्या, तो आपकी पद कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 और 1 6/2 यानी तीसरा पद, ये तीसरा पद आपका 14 हुआ। यहाँ आपका ऑप्शन द करेक्ट है। अगले प्रश्न 41 को देखेंगे, आंकड़ों में बहुलक होगा। तो दोस्तों जो संख्या अधिक बार आती है वो आपकी बहुलक होती है, यहाँ 12 हमारा उत्तर सही होगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो उत्तर सही होगा वह देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो वो आपका 10 आया है। ठीक है दोस्तों, 10 यहाँ पर आपका बहुलक होगा। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। तो दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी, 2 3 5 7 और 11। यहाँ पे आपको देखी बात की जाए पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या आपकी 5 है यानी विषम है। तो फॉर्मूला आपका लगेगा n+1/2 वां पद। अगर हम n यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपका आएगा 5 और 1 6/2 यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ आपका देखिए 5 है यानी आपका उत्तर सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। sec 30 अंश का मान है। दोस्तों sec 30 अंश का मान आपका होता है 2/√3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा रहा है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू sec थीटा का मान होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे में साइन थीटा। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे हम साइन थीटा को साइन ही रहने देते हैं। अगले को देखते हैं, sec को लिखेंगे हम यहाँ पे 1/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें हमारे आंसर की तो ये सब कट रहे हैं, आपका 1 बचेगा केवल। ठीक है, यानी आपका सा विकल्प करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साइन 60 अंश का मान होता है। तो दोस्तों साइन 60 अंश का मान यहाँ पे आपका दा विकल्प में दिया गया है, √3/2 होता है। अगले प्रश्न 47 को देखते हैं दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों साइन के 45 अंश में ये मान होता है, यहाँ पे आपका सा विकल्प करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखें, 1 - sin स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में लिखा है और 1 + tan स्क्वायर ए दूसरे ब्रैकेट में लिखा है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर ए को वैसे ही रखना है। ठीक है दोस्तों, 1 - sin स्क्वायर ए जो आपका लिखा है इसको इसी प्रकार रहने दीजिए, और ये जो अगले ब्रैकेट में लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो 1 - sin स्क्वायर ए आपका होता है यहाँ पे दोस्तों cos स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर ए, और इनटू में आपका cos स्क्वायर ए यहाँ पे ऊपर आ गया माइनस sin स्क्वायर ए, और यहाँ बटे में आपका हो गया cos स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, आपका ये प्लस था माइनस नहीं, ऊपर आपका 1 हो गया, नीचे वाला नंबर कट गया, यहाँ पे आपका 1 बचेगा दोस्तों। आप चाहे तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना जैसे मैंने बताया, सिंपल वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। तो दोस्तों ये आपका 2πr/h होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। तो दोस्तों शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर आपकी होती है √h² प्लस में r²। ओके दोस्तों, बात करें दोस्तों हमारे 51वें प्रश्न की, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगले सवाल 52 को देखते हैं दोस्तों, यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है और 5 मेज 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है, तो यहाँ आपको पृथक पृथक मूल्य बताने हैं एक कुर्सी और एक मेज का। तो ये आपका दोस्तों आ विकल्प वाला सही होगा, 110 रुपये और 150 रुपये। कैसे सॉल्व करते हैं इस पे मैंने वीडियो दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अगले प्रश्न 53 को देखते हैं दोस्तों, यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक
इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है तो यह संख्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं इस सवाल को हल करने की, तो हम अपने विकल्प की सहायता से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का दाही का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपका ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ये इस ऑप्शन में भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बात करें हमारे अगली कंडीशन की, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है तो हम अंकों के जोड़ को करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आपका आएगा 5 और यहाँ आपका आएगा 7 और यहाँ आपका आएगा 9। तो देखिए कौन से में 4 गुना फिट बैठ रहा है आपका, 9 चौके 36, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा दोस्तों वो आपका सा विकल्प सही होगा। ठीक है, यहाँ पे सा विकल्प आपका आंसर सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न 54 को। यहाँ आपको समीकरण सॉल्व करने हैं और आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको समीकरण सॉल्व करना बता दूंगा, एक वीडियो आपको यहाँ डाल दूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना वहाँ पर कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा, हाँ दोस्तों अगर हम बात करें बा विकल्प की तो ये मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पे फिट बैठ रहा है। एक्स और वाई का मान अगर हम 1 रखें देखिए दोस्तों तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे बाई और 1 है आपका, तो ये आपका 4 हो गया और नीचे वाले समीकरण में भी ये फिट बैठ रहा है आपका, यानी यही आपका आंसर होगा बा विकल्प। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के जो सवाल थे वो पूरे हुए और आप इन सवालों को अच्छे से सॉल्व करना। जो मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, आप जाके वो वीडियोस देखिए, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं उसमें बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।